हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा ये लेक्चर है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस लेक्चर में हम कुछ इंटरेस्टिंग से न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। आज न्यूमेरिकल करने में तो बहुत मज़ा आता है ना। हाँ, मेरे को तो बहुत मज़ा आता है न्यूमेरिकल्स करने में। तो बच्चों, आपने अभी तक की स्टडी की बात करें तो कूलाम नियम के सदिश निरूपण तक पढ़ लिया है। ओके, कूलाम नियम का सदिश निरूपण का जो फॉर्मूला हमने बताया वो एफ सदिश बराबर क्या होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R स्क्वायर डॉट आर कैप। या फिर मैंने इसको सदिश रूप में भी लिखा था एफ सदिश बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 R क्यूब, और यहाँ पे R वेक्टर आ जाता है ना। तो ये दो फॉर्मूले आपने पढ़े। इन फॉर्मूलों पे और कूलाम के नियम पर आधारित हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो तैयार हैं आप सभी? ओके, मैं कूलाम नियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी आज आपको बता देता हूँ कि कूलाम नियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जल्दी से रिवाइज कर देता हूँ क्या क्या होते हैं। सबसे पहली बात, कूलाम नियम केवल स्थिर बिंदु आवेशों के लिए ही लागू होगा। कूलाम नियम केवल स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य बल का मान ज्ञात करने के लिए काम में आता है, गतिशील आवेशों के लिए नहीं। क्योंकि जब आवेश गतिशील होता है तो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाता है, जिससे कूलाम बल डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है। दूसरा इसका महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि कूलाम बल जो है 10 की पावर -15 मीटर 10 की पावर -15 मीटर से अधिक दूरियों के लिए लागू होगा। 10 की पावर -15 मीटर या इससे कम दूरी होने पर आवेशों के बीच, इससे कम दूरी होने पर कूलाम बल काम नहीं करता है। क्योंकि 10 की पावर -15 मीटर से कम दूरी होने पर आवेशों के बीच में या परमाणुओं के बीच में नाभिक बल उत्पन्न होना शुरू हो जाता है, नाभिक बल लगने लगता है, और नाभिक बल के कारण कूलाम बल डिस्टर्ब हो जाता है। ओके, अगला महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि जो दो आवेशों के बीच में कोई वस्तु रख दी जाए या कोई अन्य आवेश रख दिया जाए, वस्तु नहीं अन्य आवेश, दो आवेशों के बीच में कोई अन्य आवेश रख दिया जाए तो उन दोनों आवेशों के बीच में कूलाम बल का मान उतना ही रहेगा जितना वस्तु रखने से पहले था। अर्थात दो आवेशों के बीच में कूलाम बल रख देने के कारण ये पहले आवेश और दूसरे आवेश के बीच का बल परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं कि कूलाम बल जो है ना द्विवस्तु अंतरक्रिया होती है। द्विवस्तु अंतरक्रिया अर्थात इनके बीच में किसी वस्तु को रख देने से उसकी उपस्थिति से कूलाम बल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कूलाम बल अप्रभावित रहता है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य यह है 4 नंबर पे कि कूलाम नियम दूरी के व्युत्क्रम वर्ग नियम पर आधारित होता है। किस नियम का पालन करता है? व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। कूलाम नियम दूरी के व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है और कूलाम बल संरक्षी बल भी होता है। ओके, तो ये तो थे कूलाम बल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब हम एक क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। क्वेश्चन ये है, मैं लिख लेता हूँ बोर्ड पे। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन आपके सामने मैंने लिखा बोर्ड पे। हाइड्रोजन परमाणु में, ये हाइड्रोजन परमाणु है, इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के बीच दूरी 5.3 × 10 की पावर -11 मीटर है। उनके मध्य विद्युत आकर्षण बल का परिकलन करो तथा इस बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना भी करो। ओके, विद्युत बल ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो कूलाम नियम से फॉर्मूला काम में लेंगे। अब ये देखिए आप हाइड्रोजन परमाणु में, आंसर लिख रहे हैं यहाँ पे, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर 1 व प्रोटॉन की संख्या बराबर 1।
ठीक है। इलेक्ट्रॉन भी एक होता है और प्रोटॉन भी एक होता है। इलेक्ट्रॉन को E से लिखें, प्रोटॉन को P से लिखें। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। प्रोटॉन का चार्ज होता है +1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। ठीक है। वह जो आप देखिए, इसको आप Q1 मान लो, इसको Q2 मान लो। एक पे माइनस चार्ज है, एक पे प्लस चार्ज है। दोनों के बीच में कौन सा बल लगेगा? दोनों के बीच में आकर्षण का बल लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य विद्युत आकर्षण बल लगेगा। ये विद्युत आकर्षण बल हम ज्ञात करेंगे कूलाम नियम से। हम लिखेंगे हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के मध्य आकर्षण बल, विद्युत आकर्षण बल, इसको Fe से लिखा जाएगा। Fe बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 की जगह E इंटू P बाय आर स्क्वायर। ठीक है। जहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू है 9 × 10 की पावर 9, मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलाम स्क्वायर। दूरी r आपको दी गई है 5.3 इंटू 10 की पावर -11 मीटर। इलेक्ट्रॉन का आवेश मैंने लिखा ऊपर -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। प्रोटॉन का आवेश लिखा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम पॉजिटिव है। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। इनको फॉर्मूले में पुट करेंगे। इलेक्ट्रॉन का आवेश भी आप इधर साइन के साथ मत रखो। साइन का मतलब ये होता है कि बल पता चल जाएगा। अगर माइनस साइन आ रहा है बल के साथ तो आकर्षण बल है, प्लस साइन आ रहा है तो प्रतिकर्षण बल होगा। तो रखते हैं वैल्यू Fe बराबर, इसकी वैल्यू है 9 इंटू 10 की पावर 9। इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10 की पावर -19, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 डिवाइडेड बाय दूरी r का स्क्वायर 5.3 इंटू 10 की पावर -11 का स्क्वायर। और ये माइनस मैं यहाँ लगा देता हूँ। ठीक है। इस माइनस से क्या पता चल रहा है? मात्र कि केवल ये पता चल रहा है कि आवेशों के बीच में बल लग रहा है, वो आकर्षण प्रकार का है। ओके। तो Fe बराबर, सोल्व करते हैं इसको, 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू पावर देखिए 9 पावर ये पॉजिटिव है, 19 और 19 38 पावर 9 माइनस के 38, इधर 5.3 इंटू 5.3 इंटू 10 की पावर -22। ओके। ये पावर भी ऊपर चली जाएगी। इस पावर को मैं लिख देता हूँ इधर +22 करके। तो ये ओवरऑल कितनी पावर हो गई? 22 और 9 31, 31 में से 38 घटा दो तो -7 बचेगा इधर। ठीक है। -7। इनको सॉल्व करिए। ये डेसिमल से ये डेसिमल ख़त्म हो जाएगा। ओके। ये डेसिमल से ये डेसिमल ख़त्म हो जाएगा तो ये बचा आपके पास। ठीक है। तो Fe बराबर, इसको आप सोल्व कर सकते हो। 16 दूनी 32, 16 × 48, 16 × 16 होता है 256 इंटू 9 बाय 53 इंटू 53 इंटू 10⁻⁻⁷। तो बच्चों इसको सोल्व करेंगे। ये कैलकुलेशन है। इस कैलकुलेशन को सोल्व करने के बाद आपको आवेशों के बीच में बल का मान -8.2 × 10 की पावर -8 न्यूटन, इतना बल प्राप्त होगा। ओके। तो Fe बराबर, Fe का मतलब दो आवेशों के बीच में विद्युतीय बल का मान ये आया। ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। ओके बच्चों, अब क्वेश्चन में ही आपको एक पार्ट दिया गया है कि आपको इसमें फाइंड करना है कि इस बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना करो। गुरुत्वाकर्षण बल 11वीं क्लास में आपको आपने पढ़ा था 11वीं क्लास में पहले चैप्टर में न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। न्यूटन ने क्या बताया था? दो पिंडों के बीच में लगने वाला बल उन पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही पढ़ा था बच्चों। तो उसके हिसाब से न्यूटन के लिए जो फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आवेशों के बीच, या इसमें लिखिए इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के बीच, इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल
गुरुत्वाकर्षण बल Fg, ओके, Fg से लिखूंगा मैं इसको, बराबर क्या होगा, Gm1m2/r²। ये 11th का फॉर्मूला है। ओहो 11th की बात याद मत दिलाओ सर, 11th तो बड़े मुश्किल से पढ़ा है, हम ऐसे सोचोगे? चलो ठीक है, आपके दर्द को याद नहीं दिलाएंगे हम तुम्हें। तो ये है जहाँ पे m1 क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 9.1 10⁻³ kg। m2 मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, 6.67 × 10⁻27 kg, ओके। और कैपिटल G की वैल्यू आपको दे रखी है 6.67, अरे नहीं सॉरी, ये कैपिटल G की वैल्यू लिखी है मेरे को, मास ऑफ प्रोटॉन लिखे हैं यहाँ पे। मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 × 10⁻27 kg एंड कैपिटल G होता है 6.67, क्वेश्चन में दिया गया है आपको इसकी वैल्यू -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय kg स्क्वायर। ओके बच्चों, ये सारी वैल्यूज़ और R का मान भी 5.3 × 10⁻11 मीटर। ये सारी वैल्यूज़ आप क्वेश्चन में देख के इसमें फॉर्मूले में पुट करेंगे, ठीक है। फॉर्मूले में पुट करते हैं, Fg बराबर 6.67 × 10⁻11 इंटू m1 है 9.1 10⁻31, m2 कितना है 1.67 × 10⁻27 डिवाइडेड बाय ये r² 5.3 × 10⁻11 का होल स्क्वायर, ओके। इससे डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद बच्चों अब आपको कंपैरिजन करना है विद्युतीय बल का और गुरुत्वीय बल का। तो कंपैरिजन करने के लिए दोनों का डिवाइड करिए, ठीक है। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ तुलना, विद्युत आकर्षण बल व गुरुत्वीय बल की तुलना, इनके बीच में तुलना करेंगे तो हमें Fe/Fg फाइंड करना है, ओके। Fe/Fg फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ से जो Fg की वैल्यू निकालो पहले तो आप, ये कैलकुलेशन है बच्चों, इस कैलकुलेशन को सोल्व करना, कॉपी पेन लेके बैठा करो, सोल्व कर लेना इसको। सोल्व करने के बाद इसकी वैल्यू आएगी 3.6 × 10⁻47 न्यूटन, ओके। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल 3.6 × 10⁻47 न्यूटन है। तो तुलना करें इसकी, तुलना करने से अब Fe का मान रखिए यहाँ पे 8.2 × 10⁻8 डिवाइडेड बाय 3.6 × 10⁻47। सोल्व करिए, Fe/Fg बराबर, डेसिमल से डेसिमल हट जाएगा, डेसिमल से डेसिमल फिनिश, पावर बचेगी ऊपर -8 ये और ये प्लस का 47, कितना बचेगा 39 बचेगा, ओके। इसको भी काट दीजिए आप, 36 का डिवाइड कर दो इसमें, या 2 से काटो पहले, 2 4 1 18 10⁻39, ये हो जाएगा आपका 18 दूनी 36, बच गया कितना 5 50, लगभग 3 ले लो, 18 × 54 2.3 है ना, 2.3 × 10⁻39, ओके। मतलब क्या हुआ, Fe = 2.3 × 10⁻39 ऑफ Fg। इस लाइन का मतलब समझिए, ये इंपॉर्टेंट लाइन है इस क्वेश्चन में आया आपका रिजल्ट, Fe बराबर है 2.3 × 10⁻39 गुणा Fg। मतलब हाइड्रोजन परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में विद्युतीय बल का मान गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 2.3 × 10⁻39 गुना ज़्यादा लगता है। इतना बल ज़्यादा लगता है कि हम गुरुत्वाकर्षण बल को नेगलेक्ट कर सकते हैं विद्युत आकर्षण बल की तुलना में, ठीक है। तो विद्युत आकर्षण बल की तुलना में गुरुत्वाकर्षण बल कुछ नहीं है हाइड्रोजन परमाणु में, इसलिए ये बल बहुत ही अधिक प्रभावशाली होता है, ओके। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ओके। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आरबीएसई बुक का
चैप्टर फर्स्ट का 1.7 नंबर क्वेश्चन है बुक में। एग्जाम्पल ये दिया गया है, ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 1.7 सॉरी। एक बिंदु आवेश Q1 2 कूलाम का है और 2 मीटर, 1 मीटर की स्थिति पर रखा है। दूसरा बिंदु आवेश Q2 -5 कूलाम का है, -2 मीटर, 4 मीटर की स्थिति पर रखा है। Q2 पर Q1 द्वारा लगाया गया बल ज्ञात करना है। आवेश Q2 पर Q1 द्वारा लगाया गया बल ज्ञात करना है। इसका स्ट्रक्चर देखिए कैसे बनेगा। आपको एक चीज़ तो समझ आ गई होगी कि ये आवेश तो पॉजिटिव है, वो आवेश नेगेटिव है, तो दोनों के बीच में बल कैसे लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। ओके, ये स्ट्रक्चर ऐसे देखिए आप। मान लो यहाँ पे आवेश Q1 है, यहाँ पे आवेश Q2 है। इसका जो स्थिति सदिश है, इसका ये इधर है। मैं एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ, है ना। एक्चुअल राइट कंडीशन तो एक्चुअल राइट कंडीशन देखेंगे तो इसके अकॉर्डिंग देखो आप 2, 1 x बराबर 2 और y बराबर 1। तो x बराबर 2 एंड y बराबर 1 फॉर एग्जाम्पल, मतलब कि जैसे कि यहाँ पे आएगा। चलो छोड़ो उसको, रहने दो, समझना है क्वेश्चन ऐसे ले लिया। मान लो ये हो गया R1 सदिश, ठीक है, और इधर इसका स्थिति सदिश हो गया R2 सदिश। ये आवेश है आपका 2 कूलाम का, ये आवेश है -5 कूलाम का। कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल। Q2 पर निकालना है Q1 द्वारा, तो Q1 इस Q2 को क्या करेगा? अपनी ओर खींचेगा, अपनी ओर खींचेगा। ये इसको इधर अपनी ओर खींचेगा, इस पे बल लगेगा इस तरफ, ठीक है, Q2 से Q1 की ओर इधर। तो इधर स्थिति सदिश क्या होगा? R12 सदिश होगा। इस दिशा में स्थिति बल इधर लग रहा है, तो बल की दिशा में इधर वाला स्थिति सदिश क्या होगा? है ना, 2 से 1 की ओर R12 सदिश से लिखा था मैंने, तो R12 सदिश है। ये R1 सदिश की दिशा होगी इधर, R2 सदिश की दिशा होगी इधर। तो ये त्रिभुज बन गया आपका O, इसको मैं बिंदु A मानूँ, इसको बिंदु B मानूँ, तो OA भी एक त्रिभुज है। और इसमें त्रिभुज का सदिश नियम लगाएं तो त्रिभुज के सदिश नियम से, त्रिभुज के सदिश नियम से परिणामी सदिश क्या है? ये सदिश इधर है और सॉरी ये सदिश इधर है, ये सदिश R2 और R12 दोनों कंटिन्यूअस है और उनके विपरीत वाला ये है R1, तो ये परिणामी सदिश होगा। R1 सदिश बराबर हो जाएगा R2 सदिश प्लस R12 सदिश। यहाँ से R12 सदिश की वैल्यू निकालो, R12 सदिश बराबर हो जाएगा R1 सदिश माइनस R2 सदिश। ओके बच्चों, अब इन सदिशों का मान निकालो। चूँकि R1 सदिश बराबर यहाँ से ये x की वैल्यू है i कैप से मल्टीप्लाई हो जाएगी 2i कैप, और ये y की वैल्यू है j कैप से मल्टीप्लाई हो जाएगी 1j कैप, अर्थात j कैप। R1 की वैल्यू ये हो गई 2i कैप प्लस j कैप। और R2 सदिश की वैल्यू क्या होगी? R2 सदिश बराबर यहाँ से ये -2i कैप, ठीक है, और y की वैल्यू कितनी है? +4, तो +4j कैप। ये सदिश हो गए। तो R12 सदिश निकाल लेंगे यहाँ से, R1 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2i कैप प्लस 4j कैप, ठीक है। R12 सदिश बराबर ये आपका हो गया 2 और 2 4i कैप, और ये होगा आपका माइनस का 4 प्लस का j, मतलब कि माइनस का 3j कैप, ठीक है। R12 सदिश की वैल्यू ये आ गई। अब इनके बीच में लगने वाला बल ज्ञात करो। इनके बीच में लगने वाला बल Q2 पर Q1 द्वारा लगने वाला बल जो इधर होगा, तो Q2 पर Q1 द्वारा लगने वाला बल लिखा जाएगा F21 सदिश से, ठीक है बच्चों। हमने कूलाम का सदिश निरूपण पढ़ा है, वहाँ से फॉर्मूला उठाते हैं, ठीक है। कूलाम के सदिश नियम से F12 सदिश बराबर फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाय R12 स्क्वायर डॉट R12 कैप। ओके, चूँकि ये वैल्यू हमें सदिश रूप में दे रखी है, तो आप इसका दूसरा फॉर्मूला बना लो सदिश वाला, या F12 सदिश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाय R12 स्क्वायर, स्क्वायर की जगह यहाँ आ जाएगा क्यूब और यहाँ आ जाएगा R12 वेक्टर। ओके, ठीक है। R12 वेक्टर की R12 की वैल्यू ये रही आपके पास
r12 वेक्टर है, r12 वेक्टर की वैल्यू यहाँ रख देंगे और ये है r12 वेक्टर का परिमाण, r12 सदिश का परिमाण। तो r12 सदिश का परिमाण निकाले तो हो जाएगा i कैप के गुणांक का स्क्वायर अर्थात 4 का स्क्वायर प्लस j कैप के गुणांक का स्क्वायर अर्थात 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, और इनका अंडर रूट। ये फॉर्मूला होता है i कैप के गुणांक का स्क्वायर प्लस j कैप के गुणांक का स्क्वायर का होल रूट। तो बराबर इसकी वैल्यू आएगी r12 वेक्टर मोड, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो केवल r12, ये परिमाण है r12 सदिश का, बराबर हो जाएगा 25 का रूट बराबर 5 मीटर। ओके, r12 की वैल्यू ये आ गई है। वैल्यू पुट करिए यहाँ पे, सारे मान रख लेते हैं इधर। मैं थोड़ा उधर चलता हूँ, इसको यहाँ से उठा रहा हूँ। f12 सदिश बराबर इसकी वैल्यू है 9 इंटू 10 की पावर 9 Q1 की वैल्यू है 2 कूलाम, Q2 की वैल्यू है -5 कूलाम। ओके, और इसकी वैल्यू है R12 की वैल्यू आई 5, तो ये 5 का क्यूब हो गया और इधर सदिश लिखा जाएगा इसका 4i कैप डो माइनस 3j कैप, ऐसे। ठीक, सोल्व कर लीजिए बच्चों इसको। तो ये आएगा f12 सदिश बराबर ये माइनस हटा दो इधर से, माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पे देख लिया ना कि इसकी दिशा किस तरफ होगी, दिशा होगी Q2 से Q1 की ओर। तो ये आकर्षण की दिशा को इंडिकेट करता है, तो 5 के माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहले ही हमने दिशा इंडिकेट कर दी है। तो ये हो गया आपका 5 से 1 5 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा 9 इंटू 2 इंटू 10 की पावर 9 बाय 25 इंटू 4i कैप माइनस 3j कैप। तो f12 बराबर ये हो गया 18/25 गुना 10 की पावर 9 इंटू 4i कैप माइनस 3j कैप, या f12 वेक्टर बराबर 25 का डिवाइड कर दो इसमें कितना होता है पॉइंट, नहीं इतना ही रहने दो, सोल्व कर लेना इसको, पॉइंट में आएगा ये, ठीक है। तो आवेश Q2 पर आवेश Q1 द्वारा लगने वाला बल इस मान का होगा। इसको जब सोल्व करेंगे तो लगभग 7 बार पूरा डिवाइड इसमें होगा और ठीक है, ये हो गया। 0.72 ऐसे हो जाएगा इंटू 10 की पावर 9। तो इसको आप डेसिमल को यहाँ लगाओ, ये पावर यहाँ लग जाएगी 7 इंटू 4i कैप माइनस 3j कैप। ओके, ये बल होगा। अच्छा, ये जो आंसर मैंने लिखा है इसमें देखो, यहाँ पे दूरियों का मान मीटर में था, दूरियों का मान मीटर में था, तो ये जो दूरी आई ये आर की, ये मीटर में ही आएगी, तो मीटर में आने के हिसाब से ये वैल्यू आ रही है। जबकि क्वेश्चन में क्या होगा, बुक में आपको क्या कर रखा है कि यहाँ पे आंसर अलग आ रहा है। वो आंसर अलग इसलिए आ रहा है कि इस दूरी को सेमी में मान के, ये जो मान थे ना इनके, ये वाले मान मीटर में ना होके सेमी में दिए गए होंगे और सेमी के हिसाब से मान के इसको सोल्व किया गया है। सेमी को जब मीटर में बदलेंगे तो 5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 हो जाएगा, उसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने से मतलब ऐसे सोल्व करते जाएंगे तो पावर अलग आ जाएगी बस इसकी, ठीक है। तो जिस तरह से क्वेश्चन है उस तरह से आंसर सही है। बुक में आप इसको देखोगे तो आपको हो सकता है इसमें आंसर अलग मिले। ओके, नोट कर लो इसको। ओके, क्वेश्चन समझ आ गया होगा आपको। अभी ये टॉपिक है आपके सामने, बहुल आवेशों के मध्य बल व अध्यारोपण का सिद्धांत। बहुल का मतलब होता है बहुत सारे, एक से अधिक आवेशों के मध्य बल का मान ज्ञात करना है, और इस बल को ज्ञात करने के लिए हम अध्यारोपण का सिद्धांत अप्लाई करेंगे। अध्यारोपण सुपरपोजिशन का सिद्धांत 11वीं क्लास में भी आपने पढ़ा है, फिर 11वीं क्लास की बात कर रहा हूँ मैं। चलो कोई नहीं, देखिए इस सिद्धांत के अनुसार अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है। देखो, इस सिद्धांत के अनुसार किसी स्थिर बिंदु आवेश पर अन्य स्थिर बिंदु आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी बल उन आवेशों पर
उस आवेश पर अन्य प्रत्येक आवेश के कारण लगने वाले अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होगा। ओके, कि हम जिस स्थिर बिंदु आवेश पर बल ज्ञात कर रहे हैं उस बल का मान उसके आसपास में जितने भी स्थिर बिंदु हैं उन सभी के कारण अलग अलग बलों के योग के सदिश योग के तुल्य होता है। ठीक है, समझे? चलो डायग्राम से समझते हैं, यहाँ समझ नहीं आया आपको। इस तरह से है, ये कार्तीय निर्देश तंत्र बना दिया मैंने। ओके, यहाँ पे है एक आवेश Q0, ठीक है। इस आवेश के चारों ओर मान लो यहाँ पे एक आवेश है Q1 इस पे बल आरोपित करेगा। इधर मैं इसको नाम देता हूँ F01 सदिश, इस दिशा में, ठीक है। इधर एक आवेश है Q2, ये आवेश इस पे बल आरोपित करेगा। सॉरी, सीधे लाइन खींचो। ये इधर बल आरोपित करेगा F0 पे 2 के कारण बल, है ना। ओके, एक और बल लीजिए, ये आवेश ले लीजिए इधर Q3, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा ऊपर बनाता हूँ मैं इसको। ये आवेश हो गया Q3 आवेश इस पे बल आरोपित करेगा इस दिशा में। Q3 इस दिशा में बल आरोपित करेगा F03। ऐसे ये बिंदु आवेश हो गए, ठीक है। इन आवेशों के स्थिति सदिश देखिए। आवेश Q1 का स्थिति सदिश ये है R1 सदिश। आवेश Q2 का स्थिति सदिश, आवेश Q2 का स्थिति सदिश R2 सदिश। आवेश Q3 का स्थिति सदिश ये R3 सदिश, ठीक है। आवेश Q1 और Q0 के बीच का ये स्थिति सदिश इधर वर्क कर रहा है, ये हो जाएगा R01 सदिश। ओके, इधर जो स्थिति सदिश है Q0 और Q2 के बीच में ये वाला, ये हो जाएगा R02 सदिश इस दिशा में। Q3 और Q0 के बीच में इधर जो स्थिति सदिश है R03 सदिश। ओके बच्चों, समझ आया कुछ? डायग्राम ऐसे ही हो गया। देखो, समझो बच्चों। ये है आवेश Q1, ये आवेश Q2, ये आवेश Q3। इन्होंने घेर रखा है एक आवेश Q0 को। आवेश Q0 रखा है ब्लैक डॉट पे, यहाँ पे, ठीक है। इस आवेश पर आवेश Q1 F01 बल आरोपित कर रहा है, आवेश Q2 F02 बल आरोपित कर रहा है, आवेश Q3 F03 बल आरोपित कर रहा है। और प्रतिकर्षण बल मान के चल रहे हैं कि आवेश समान प्रकृति के, इसलिए प्रतिकर्षण बल लग रहे हैं, इसलिए ये इस दिशा में, ये इस दिशा में, ये इस दिशा में, ठीक है। F01 इस दिशा में, F02 इस दिशा में, F03 इस दिशा में, ऐसे 3 बल लग रहे हैं। ओके, और इन दोनों आवेशों के बीच Q0 और Q1 के बीच का जो स्थिति सदिश होगा वो बल की दिशा में ही होगा। तो बल की दिशा किधर हो जाएगी? 1 से 0 की ओर। इसको लिखेंगे स्थिति सदिश R01 से, ठीक है। ये हो जाएगा 0, 2 से 0 की ओर ये हो जाएगा R02 सदिश। ये इधर क्या हो जाएगा? R03 सदिश। ओके, इस तरह से डायग्राम आपका कंप्लीट होता है। अब आप आवेश Q0 पर बलों का मान ज्ञात करेंगे। तो इस नियम के हिसाब से आवेश Q0 पर, आवेश Q0 पर परिणामी बल को मैं मान के चलता हूँ F0 सदिश, ठीक है। F0 सदिश, अब परिभाषा पे आ जाइए। ये उस आवेश पर अन्य प्रत्येक आवेशों के कारण लगने वाले अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होगा। तो अलग अलग बल तो यही है, 3 बल, तीनों आवेशों के कारण, इनका सदिश योग कर देंगे, ठीक है। आवेशों पर परिणामी बल कौन से नियम से लिखा? अध्यारोपण के नियम से। अध्यारोपण के नियम से बल का मान ये हो जाएगा बच्चों, ठीक है। डेरिवेशन में आप F01, F02, F03 ज्ञात कर सकते हो कूलाम नियम से। कैसे? चूँकि कूलाम नियम से F01 सदिश बराबर F01, देखिए ये वाला, ठीक है, ये इन दोनों के बीच में Q0 Q1 बाय R01 का स्क्वायर डॉट R01 कैप। ओके, यही होगा, ठीक है। इसी प्रकार F02 क्या है? Q0 और Q2 के बीच में लगने वाला बल, Q0 और Q2 के बीच में लगने वाला बल क्या होगा? K
Q0 इंटू Q2 बाय R02 का स्क्वायर डॉट R02 कैप। ओके, इसी प्रकार से F03 क्या है, 0 Q0 और Q3 के बीच में लगने वाला बल, इस बल की वैल्यू है K Q0 Q3 बाय R03 का स्क्वायर डॉट R03 कैप। ठीक है, चेक कर लो एक बार। हाँ, F01 F02 F03 ओके 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 ओके। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ इक्वेशन सेकंड मान लो समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में रख देते हैं। यहाँ चलता हूँ मैं समीकरण 1 से F0 सदिश बराबर, बच्चों इनको ऐड करोगे तो K सब में है, Q0 सब में है, ये कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो Q0 कॉमन कर लेता हूँ मैं। बचा क्या आपके पास, इधर इसमें बचेगा ये, इसमें बचेगा ये, इसमें बचेगा ये, दिशा के साथ इनको लिख लीजिए। Q1 बाय R01 स्क्वायर डॉट R01 कैप प्लस Q2 बाय R02 स्क्वायर डॉट R02 कैप, Q3 बाय R03 स्क्वायर डॉट R03 कैप। ओके, इतना बल लगेगा। ठीक है, ये आवेश Q0 पर लगने वाला परिणामी बल है। ये कौन से नियम से निकाला, अध्यारोपण के नियम से। अगर बच्चों आप ये मान के चलते हो कि इस आवेश के चारों ओर n आवेश रखे हैं, आवेश Q0 के चारों ओर स्मॉल n आवेश रखे हैं, किस तरह से Q1 Q2 Q3 से लेके Qn तक, तो उस पर लगने वाला जो बल होगा वो सभी n आवेशों के अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर आएगा। तो ये समीकरण कुछ इस तरह से हो जाता। फिर ये समीकरण ऐसे डॉट 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 F0n तक ऐड करते। ठीक है, यहाँ पर भी F0n तक ऐड हो जाता और ये भी डॉट 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 करते जाते, डॉट 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 प्लस डॉट 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 Qn बाय R0n का स्क्वायर डॉट R0n कैप, ऐसे यहाँ तक ये लिखा जाता। ठीक है, ओके बच्चों, इसको तो मैं मिटा देता हूँ अभी। ओके बच्चों, तो देखो मैंने बताया ना कि इसमें n आवेश अगर रखे हो तो ये इक्वेशन n बार सभी आवेशों के लिए बलों के योग के बराबर होगी। तो इक्वेशन तो बहुत बड़ी हो जाएगी, काफ़ी बड़ी इक्वेशन हो जाएगी। तो हम इसको संक्षिप्त रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे लिखेंगे देखो, संक्षिप्त रूप में आप ये मान के चल रहे हो कि आपके पास n आवेश है ना, n आवेश है, तो आवेश Q0 पे लगने वाला परिणामी बल होगा K Q0। यहाँ पे मैं समेशन का चिन्ह लगाता हूँ और एक इंटीजर ले लेता हूँ i, उसकी वैल्यू 1 से लेके n तक। ठीक है, तो देखो आप n आवेश लेंगे तो ऐसे चलेंगे वो Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 एंड डॉट 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 Qn तक। इसी प्रकार से यहाँ पे क्या आएगा, R01 R02 R03, मतलब यहाँ 1 तो यहाँ भी 1, यहाँ 2 तो यहाँ भी 2, यहाँ 3 तो यहाँ भी 3, साथ में इधर भी 1 2 3 रहेंगे। तो ये सिर्फ चीज़ कॉमन है, तो इसको मैं लिख लूँगा QI। यहाँ पे आ जाएगा R0I का स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा R0I का कैप। ओके, R0I कैप, ये फॉर्मूला होगा संक्षिप्त रूप में अध्यारोपण के आधार सिद्धांत पर बल ज्ञात करने का। अब इसको आप एक्सट्रैक्ट करके देखिए, I की वैल्यू 1 रखेंगे तो हो जाएगा Q1 बाय R01 स्क्वायर डॉट R01 कैप, ये पहली वाली टर्म आ जाएगी। फिर I की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी और कहाँ तक बढ़ेगी, n तक, तो पूरी इक्वेशन आ जाएगी। ओके, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके बच्चों, तो ये हो गया आज का लेक्चर कंप्लीट। इस लेक्चर में आज आपने कुछ न्यूमेरिकल्स, इंटरेस्टिंग से न्यूमेरिकल्स पढ़े और साथ में ये एक टॉपिक भी पढ़ा, अध्यारोपण का सिद्धांत। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक भेजिए ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके। थैंक यू।